पुराना प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझ में आया सबको? कौन पढ़ा? सब तो नहीं पढ़ा है? तुम पढ़ी हो ना? प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन? आर्कियोलॉजी का क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी का एक्सकवेशन था, इंस्क्रिप्शन और न्यूमिस्मेटिक्स। क्या है न्यूमिस्मेटिक्स? स्टडी ऑफ साइंस। जो लोग रखते हैं उसको न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन क्या था, मतलब कैसे कैटेगराइज किया गया था प्री हिस्ट्री को? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और एज बोल रहे हैं। पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और फिर मेसोलिथिक मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन एज, आयरन एज, चारकोलिथिक एज ही कॉपर स्टोन एज है। आयरन एज आया था फिर उसके बाद। मेटल एज दो तरह का मेटल एज है, एक कॉपर एज है, एक आयरन एज है। उसको मेटल एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली है। ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? ब्रॉन्ज का अलॉय है, और क्या क्या उसमें क्या है? कॉपर है और क्या है? टीन। गुड। ब्रॉन्ज का जो है, एक तो कॉपर एज पहले से चारकोलिथिक टाइप से आ रहा था कॉपर, इसमें टीन रहता है। इसको मेल्टिंग करने का, इसके ढांचा बनाने का, मिलाकर एक नया वस्तु बनाने का, चीज बनाने का ये लोग तरीका सीख गया था ब्रॉन्ज एज के टाइम। इसका सबसे पहले अगर जाओगे इसमें देखोगे, इसको याद रखने का तरीका ये है, ब्रॉन्ज से हमेशा लोग जिंक से कंफ्यूज होते हैं। हाँ होते हैं ना, इसमें जेड है वो जिंक है नहीं, उसमें कॉपर है। ठीक है। चारकोलिथिक एज तो पहली बार पत्थर का दौर था, कॉपर का दौर था। ठीक है। उसके बाद ये जो आ रहा है इसमें एक कॉपर के साथ साथ टीन का दौर है। ठीक है। इसमें पत्थर का काम नहीं है लेकिन उतना नहीं है, 10% तक होगा इसमें ब्रॉन्ज का। इसका नॉमेनक्लेचर में अगर जाओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे पड़ा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम पड़ा तुमको, वैली बोलते किसको? वैली, वादी, ये जो वैली है क्यों बोलते हैं? पहाड़ों के बीच में जो नदी है, पहाड़ों के दो पहाड़ों के बीच में नदी है। हाँ, दो पहाड़ों के बीच में नदी, दो पहाड़ों के बीच में जमीन, वैली कहते हैं। ठीक है। उसको वादी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा है? इसको कौन किया था सबसे पहले? इसका सबसे पहले नाम ही था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका कहानी कुछ ऐसा, हाँ इसका कुछ कहानी ऐसा है कि ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश राज के उस वक्त में एक इंजीनियर होते थे। ठीक है। इंजीनियर थे, वो उनका नाम था कनिंघम। ठीक है। पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? जो हमारे देश का पुराना चीज़ है उसका इतिहास निकालता है, चीज़ों को पढ़ता है, उसका एक संस्था बना, वो भी अंग्रेजों के टाइम में बना। उसके डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो तुमको हड़प्पा के पास में, हड़प्पा के पास के इलाके में इन लोगों को ट्रैक लगाना था। ठीक है। ट्रैक लगाना था, उधर मुल्तान तक ले जाना था, रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक लगाने के लिए बहुत सारे ईंटों की जरूरत थी। तो ईंटों की जरूरत थी तो उस वक्त में आसपास में बहुत सारे खंडर पड़े रहते थे, वहाँ से लोग भी यूज़ करते थे अपने घरों के लिए। और बहुत सारे ये लोग जब खुदाई कर रहा था रेल का पटरी लगाने के लिए, तो उस वक्त इन लोगों को ईटा मिला, सील मिला, एक दो चीज़ मिला। ठीक है। तो वो मिलने के बाद कब हुआ था? 1853 में ऐसा हुआ था। ठीक है। 1853 में
वो ब्रिटिश इंजीनियर थे और डायरेक्टर जनरल भी थे। ये एक इसका पॉइंट है, वो लगाने का तो देखिए उस वक्त इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, होगा कुछ भी होगा। हकीकत में देखोगे रियलिटी हमारे पास वैदिक हिस्ट्री से आगे क्या हिस्ट्री थी हमारे पास नहीं। हमारे पास ये हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, ये कब पता चला कि ये हमारे इतिहास है? 1921 ये बात पता चली। इसका नाम दिया था इंडस सिविलाइजेशन। एक और डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल जो थे वो नामकरण किए थे। इसका इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, जॉन मार्शल। इसका एक और नाम है आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से, इसका नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे? आर्कियोलॉजिकल एक ट्रेडिशन है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन। ट्रेडिशन समझते हो आप लोग? हाँ, रीति रिवाज मतलब सिस्टम ऐसा माना हुआ है। ठीक है, और उसके हिसाब से इसको हड़प्पन कल्चर का नाम दिया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट था, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। यही आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन है। ये पहले जो जगह जो साइट डिस्कवर होता है एक्सकैवेट करने के बाद, उसी के नाम से पूरे सभ्यता का नाम देगा। समझ में आ रही है? ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से देखोगे, ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से देखोगे इसका नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों? सिंधु और सरस्वती नदी वही पे। कहते हैं कि 80% सेटलमेंट इसी के आसपास है। इसीलिए ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से देखो। ये 3 पॉइंट समझ में आया? आ रहा या लिख रहे हो सब आप सब? सर 80% सेटलमेंट मतलब वो लोग अपने घर जो एक्सकेवेशन करने के बाद सेटलमेंट्स को समझाना है। सेटलमेंट्स किसको कहते हैं? सेटलमेंट है, ये भी एक सेटलमेंट है जहाँ इंसान सेटल होता है। वही बोल रहे एक वर्ड सुने हो? हाँ, क्या समझ गए। तुम यूएस में सेटल हो गए क्या? ये सेंटेंस सुने फिल्मों में? मैं यूएस में सेटल हो गया, नो परमानेंट हो गया। पूरी बिस्तर बंद के वहाँ पर टेम्पोररी नहीं है, पूरी यार इसका बात है। ठीक है, 80% सेटलमेंट है वहीं पे भी गाइस। और एक जो है ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट। ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी एक बाउंड्री बताता है। एक ज़मीन होता है ज्योग्राफी में, उसमें पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, झील होते हैं, लोग होते हैं, फॉरेस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ होती है उसके अंदर। एक इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी। हम लोग पाकिस्तानी ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अमेरिकन ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब हमारे देश के अंदर नेचुरली क्या क्या चीज़ है वो ज्योग्राफी है। पहाड़, नदी, ज़मीन, आसमान, बारिश कैसी होती है, ये सब को ज्योग्राफी के अंदर में ये सब टॉपिक कवर किया जाता है। समझ आ रही है?
तो इसी ज्योग्राफी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब ज्योग्राफी के नज़र से देखोगे कि उसका एरिया कितना बड़ा जमीन में था, उस हिसाब से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, ये जो एक है भाकर आसरा मोहनजोदाड़ो एक्सिस। So heartland of Indus civilization, heartland of Indus civilization एक्सिस है। अगर एक्सिस वर्ड मैं समझाऊंगा आप लोग लिखिए। समझ आ रही है? बोलो क्या करो तुम, ठीक हो? एक्सिस का मतलब समझाओ तो मुझे। फिजिक्स के हो, कॉमर्स के हो? गाड़ी है ना, गाड़ी। हाँ, तुम बताओ, मालूम है? एक्सिस हाँ? मतलब कोई भी दो पॉइंट। हाँ, 2 पॉइंट। एक्सिस एक डंडे को याद रखना, लाइफ टाइम ये हेल्प करेगा। एक डंडे को, एक लाइन को देखोगे, जो कार होता है, पेट्रोली वैन होता है, कुछ भी 2 चक्कों को बांध कर जो रखता है, जो रॉड रखता है, उसी को एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को एक्सिस कहते हैं। जैसे कोई ट्रॉली वैन हो या कार हो, तो 2 चक्कों को आपस में कैसे जोड़ के रखता है? सर डंबल में भी जो रॉड रहता है हाँ, उसको भी बीच को भी तुम एक्सिस कह सकती हो कि 2 गोले को वो जोड़ के रखा है, उसको एक्सिस कहते हैं। तो ये सब एक एक्सिस, मतलब एक्सिस का मतलब तुम जनरली समझो एक लाइन बता रहा। एक्सिस का मतलब एक लाइन बता रहा। तो घग्गर एक नदी है, हावड़ा भी एक नदी है, मोहनजोदाड़ो एक जगह है, ये एक लाइन बनता है, उन्हीं को कहते हैं हार्टलैंड ऑफ IBC। ठीक है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ IBC जो है, ये एक लाइन है। लाइन मतलब एक जगह है, उस जगह को हार्टलैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। घग्गर एक नदी है जो तुमको हमारे इंडिया में बहती है, वो हरियाणा साइड से बहती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ही सिरसा बोलकर एक जगह है, वहाँ से इसका नाम बदल जाता है, उसका नाम आफरा हो जाता है। आफरा हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आई बात? घग्गर का नाम ही आफरा हो जाता है। जैसे देखोगे तुम कि ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जाने के एंट्री करने के बाद बदल जाता है। पद्मा तो मेघना, पद्मा तो गंगा नदी में हो जाता है। और वो दोनों जब मिलता है तब वो जमुना बनता है। हाँ, जमुना नहीं वो यमुना जमुना नहीं, मुझे भी ज्योग्राफी बहुत दिन हो गया। हाँ सर, जमुना बोलोगे तो मैं बता दूंगा। जमुना नहीं है, कंफर्म मेघना ऐसा ऐसा मेघना हो जाता है। सर मेघना एंड पॉइंट है, सुंदरबन पे जब उतरता है, मेघना- लैंडिंग जब करता है सुंदरबन में, तो उसको कहते हैं, जिसको पद्मा कहते हैं उसको मेघना और पद्मा जब मिलता है तो वो जमुना बन जाता है। हाँ। ये होता है। और यमुना यहाँ का अलग है, वो जमुना अलग है। तो ये वाई और जे का अलग कहानी है। ये तो लैंग्वेज है। हिंदी में वाई चलता है, बंगाली में जे चलता है। देखोगे हिंदी में बोलते हैं हम लोग योजना, बांग्ला लैंग्वेज में कहते हैं जोजना, हिंदी में हम लोग कहते हैं यादव, बांग्ला में कहते हैं जादव, जादवपुर। तो ये वाई और जे का कहानी है। यमुना और जमुना समझ सकते हो, बंगाली लैंग्वेज का कहानी है। ठीक है, ये घग्गर ये हुआ।
जॉन मार्शल दिया था इसको नाम IBC। नॉमेनक्लेचर में इसका नामकरण में ये सब चीज हुआ। नॉमेनक्लेचर मतलब नॉमेनक्लेचर माने नामकरण करना, ठीक है, इसको इंग्लिश का एक वर्ड है नामकरण करना, समझे? सिविलाइजेशन का मतलब समझो पहले। सिविलाइजेशन है क्या? दो वर्ड है। सभ्यता। हाँ? सभ्यता। सभ्यता, अच्छा अनुवाद किया। ये तो सिविलाइजेशन है एक तो, और एक कल्चर है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। बताए थे शायद तुम लोगों को किसी को कल्चर का मतलब, बताओ कल्चर क्या है? तुम लोग ऐसे ही बोले हो कि हम पूछे ना कि वाटर क्या है, तो बोले तुम लोग पानी है सर। हाँ? संस्कृति। वही बात है, वाटर क्या है, तुम बोले पानी है सर। रहन सहन, हाँ? रहन सहन, 3-4 इसका पैरामीटर है जो तभी बोलेंगे कल्चर। एक, तुमको स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कुछ लोग एक ही नस्ल के हों, एक ही DNA के, ज़्यादातर ऐसा माना जाता था पहले, अभी तो नहीं है, एक ही DNA को हो, जिनके फोर फादर्स एक ही टाइप के हो, उनका ड्रेस कोड एक ही हो, उनका लैंग्वेज एक ही हो, उनका डाइटरी पैटर्न माने फूड हैबिट एक ही हो। ये 4-5 पॉइंट लिख लो आप जो मैं बोला हूँ, तभी उसको कल्चर कहेंगे कि एक ज्योग्राफी, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए, एक नंबर। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। 2 नंबर, फोर फादर्स लगभग सेम होने चाहिए, फोर फादर्स, ठीक है। 3 नंबर आपको लैंग्वेज, 4 नंबर ड्रेस कोड, 5 नंबर फूड डाइटरी पैटर्न, और क्या, कस्टम्स, रिचुअल्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सब पॉइंट को मिलाकर एक कल्चर कहते हैं। ये सभ्यता की शुरुआत कब हुई? सवाल है। सभ्यता की शुरुआत तुमको अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल कहते ही हो, ठीक है। तो हम इसका जो है वैसे 4 सभ्यता है पूरे वर्ल्ड में, बहुत स्पेसिफिक सिविलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशंस, जो कि तुमको 2 नदी है, उस नदी के बीच में से भी है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ठीक है। वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। अभी का करंट उसका लोकेशन है इराक के आसपास है, इराक बगदाद के आसपास है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। एक सिविलाइजेशन और थी तुमको इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन मतलब मिस्री सभ्यता। एक नंबर मेसोपोटामियन,
ओल्ड लेवल का है, 4 सिविलाइजेशन, 4 सभ्यता। ठीक है, ये जो है नाइल रिवर के किनारे सब नदी के पास है या रिवर वैली के पास में है। ये तुमको चाइनीज जो हवांग हो, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं चाइना में, येलो रिवर। ये तुमको है इंडस हम लोगों का सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। मेसोपोटामिया जो है टाइग्रिस, यूफ्रेटिस एंड यूफ्रेट्स। ये 4 सभ्यता है, इन चारों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी अपनी खूबियाँ हैं। ठीक है, जैसे जाओगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी, हमारे यहाँ एक सवाल उठता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या पैट्रियार्कल है या मैट्रियार्कल है? मैट्रियार्कल समझते हो? मैट्रियार्कल और एक होता है मैट्रियार्कल। ठीक है, आर्क का मतलब हमेशा समझ जाना। देख मोनार्की, इसका मतलब होता है वन, इसका मतलब होता है रूल। रूल बाय वन। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज है, बुझते बच्चों? उनका मोनार्की, उनका पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। सर सिविलाइजेशन भी करने से, हाँ पैट्रियार्कल का सिविलाइजेशन भी करने है, उसी को तो नेक्स्ट आएगा। पहले आप माने समझो, वर्ड का लिटरल मीनिंग समझो, फिर उसका हिस्टोरिकल मीनिंग नजर आता है, कंटेक्स्ट। लिख लिए ये पैट्रियार्कल, जिसका झगड़ा आज लड़कियां करती है हमेशा, पुरुष क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरुष प्रधान व्यवस्था, क्या बोलते हैं उसका हिंदी में? कुछ एक टर्म है, न्यूज़पेपर में आता है हमेशा, तो उसी को कहते हैं। पैट्री मतलब फादर, मैट्री माने मातृ, माँ। ठीक है, आर्क मतलब रूल होता है। तो कहा जाता है इंडिया में हमारे शुरू से पैट्रियार्कल सिस्टम रहा है, लेकिन उस वक्त का इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक यूनिक सिविलाइजेशन था। यहाँ मैट्रियार्कल रूल था, वहाँ सिंहासन को इनहेरिट डॉटर्स करती थी। बात को समझो, है ना? आई थिंक क्लियोपात्रा एक सिनेमा उसी पर, या ड्रामा जो है विलियम शेक्सपियर का, उसी पे शायद बेस्ड है, क्योंकि वहाँ जो सिंहासन पे बैठता था लड़का नहीं बैठता था, लड़की बैठती थी, डॉटर्स। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ये एक यूनिक फीचर है। ठीक है, लेकिन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पैट्रियार्कल था या मैट्रियार्कल था, इसका कोई एविडेंस नहीं है। समझे बात को? मैट्रियार्कल मैट्रियार्कल का मतलब समझ में आया दोनों का? तो ये चीज हुआ। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की चारों जो है, एक चाइनीज है, हवांग हो एक रिवर है चाइना में, उसको येलो रिवर भी कहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे फली फूली है। ठीक है, एक इंडस से हमारी सिंधु नदी थी। यहाँ तक समझ में आई ये बात आप लोगों को? अब एक बात बोलो, ये हमारा जो ये देश है इंडिया, उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा? ठीक है, क्या ये नाम है इंडिया? मेसोपोटामियंस के साथ, इराक के साथ, ये लोग इराक में, ग्रीक लोग, ये लोग सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे फर्स्ट अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन,
कॉटन कपास हमारे इंडिया में ही पूरे दुनिया में सबसे पहले आविष्कार करके उसकी खेती की गई थी। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे थे, जैसे ग्रीक लोग कॉटन को उस वक्त सिंधन कहते थे, ठीक है, क्योंकि वो और यहाँ के रहने वालों को भी सिंधन कहते थे। ये एक बात है। इंडस का नाम, इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इसका नाम पहले इंडिया नहीं था, ये तो एक सिंधु नदी थी जिसका मेंशन तुमको ऋग्वेद में है, ठीक है, वैदिक कल्चर में जाएंगे हम लोग आगे, उसमें एक नदी थी सिंधु नदी, उसका मेंशन ऋग्वेद में था। तो इस सिंधु नदी को ये लोग जो ब्रिटिश इंडियन हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, सिंधु को इंडस नामकरण कर दिया, जैसे बनारस को वाराणसी कर दिया। क्या किए ये? इंग्लिश नाम बना दिए। तो उसी तरह ये लोग सिंधु को इंडस कर दिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जब डारियस आया था, डारियस एक आया था 518 BC में, ठीक है, पर्शियन था, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी पहले आया था। वो पंजाब का एरिया, ये सिंधु घाटी का एरिया ही में वो कब्जा किया हुआ था। तीन टर्म है सबसे पहले सब, ठीक है, इंडिया, एक वर्ड है हिंदू, एक वर्ड है हिंदुस्तान, ठीक है। सर आई नो मैन, हाँ? अच्छा, हिंदुस्तान। तो ये जो है हिंदू जो है सबसे पहले सिंधु नदी नाम था। इस देश का नाम इसी नदी से बना है, याद रखना हमेशा, हमारे देश का नाम। तो सबसे पहले 712 अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ठीक है, उसी एरिया का जो एरिया है तुमको सिंधु घाटी का एरिया का अरब कॉन्क्वेस्ट। तो उस वक्त अरब लोग सिंधु उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों से एस का उच्चारण नहीं होता था, उन लोगों ने एस को बदल के एच कर दिया। तो वो लोग ये हिंदू करके बोलने लगे। फिर उसके बाद तो ये तो अरब लोग थे, बहुत पहले थे, सल्तनत से भी पहले, मुगलों से भी पहले, लेकिन वो लोग तो सक्सेसफुल हुए नहीं थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। तो अब क्या है, अंग्रेज तो कर दिया इसको, सिंधु से इंडस कर दिया, ये ब्रिटेन लोग किया था। हिंदुस्तान जो किया ये पर्शियन लोग आके किया, बाद में जो सुल्तान और मुगल जो है वो लोग हिंदू को हिंदुस्तान कर दिया। और स्थान का मतलब होता है जगह, स्थान का मतलब होता है जगह। समझ में आ रही है इतनी सारी बातें, कैसे नाम का इवोल्यूशन हुआ है, इंडिया कैसे नाम पड़ा, उसी से हिंदू से ही हिंदुइज्म हुआ। और असल में तो ये सबसे पहले जो इंडियन रिलीजन था वो तो सनातनी धर्म था, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, तो हिंदुस्तान है, ये नामकरण समझ में आया यहाँ तक। 4 सभ्यता है वर्ल्ड का, लेकिन हमको तो चारों को पढ़ना नहीं है, चारों को पढ़ना है, सिर्फ हम लोगों को इंडस का पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें है इसका एक ज्योग्राफिकल ये है, देखोगे कहाँ बना हो जगह भी छोड़ो हाँ एक जो है इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखोगे तो ऐसे आप लोग डायग्राम बना लोगे, ठीक है। यहाँ है एक जगह मांडा, ठीक है, J&K, मांडा, एक है यहाँ डायमाबाद, MH महाराष्ट्र, यहाँ एक जगह आलमगीरपुर, ये जो है वेस्टर्न यूपी या बोल सकते हो मेरठ। और यहाँ पे एक जगह है
सुक्ता जेंडर। ये समझ में आई? ये जगह है, 4 जगह। सुक्ता जेंडर, SUKTA, सुक्ता जेंडर। ये चारों जगह के बाद ये क्वेश्चन आता है, ये जगह कौन सी नदी के किनारे है? चनाब नदी। ये कौन सी नदी के किनारे है? एक नदी है ईस्टर्न यूपी में, हिंडौन, ईस्टर्न दिल्ली में। ये जो है 10 हाँ, ये नहीं होगा। एक नदी है उसके किनारे है, और ये जो है नैमाबाद, प्रवारा एक रिवर है उसके नदी के किनारे। ये जो है माकरन एक कोस्ट है, तट है, माकरन कोस्ट, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे होता है। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। सुक्ता जेंडर, SUKTA। माकरन कोस्ट, पाक ईरान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। इसमें आ रहा क्या होगा? इस पे क्वेश्चन बनता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बोलोगे? मांडा। ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आलमगीरपुर। वेस्टर्न मोस्ट साइट प्रेजेंट है, और साउदर्न मोस्ट साइट डायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये एकदम उस साइड है। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस सभ्यता का। बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैली प्रॉपर नहीं लगा, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसे थे जो हड़प्पन कल्चर के ही थे, लेकिन वैली से बहुत दूर थे। इसीलिए फिर इसका नाम चेंज करके इंडस सिविलाइजेशन शिफ्ट किया गया। क्यों किया गया इंडस सिविलाइजेशन शिफ्ट? क्योंकि उनको कॉपी करके बहुत सा और सेटलमेंट बना जो सेम टू सेम हड़प्पन कल्चर पे बेस किया हुआ था, लेकिन वो वैली से बहुत दूर थे। समझ में आई ये बात? इसमें नदी का नाम याद रखना है, नदी का नाम क्या आता है हमेशा। इसमें एक और चीज याद रखना है कि यही अच्छा होता है डिजिटल बोर्ड में, ये सब झमेला नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 सब पार्ट्स में बांटते हैं, 3 सब पार्ट्स। इंडस वैली IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। ये 1 नंबर यहाँ है, ठीक है। हड़प्पन पीरियड, लेकिन बांटते हैं हम तुमको अर्ली हड़प्पन पीरियड, 2 नंबर मैक्सियोर हड़प्पन पीरियड,
3 नंबर पे है लेट हड़प्पा पीरियड। बात नहीं करो, लिखो। बात करना है तो मुझसे करो ना, सवाल पूछो। ये उनका टाइम रेंज है। प्री हड़प्पा ये एक वर्ड है, ठीक है, इसका हड़प्पन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, हड़प्पन से कोई रिलेशन नहीं, यानी प्री हड़प्पन। अब हम बोलेंगे प्री इंडिपेंडेंस, मैंने 1947 से पहले इन्फिनिटी टाइम, प्री बोल दिए इन्फिनिटी टाइम। उसी तरह हड़प्पन से इन्फिनिटी, उसमें चाकोलिथिक पत्थर है, जो भी आ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्री हड़प्पन टाइम बोले। इसका अभी यहाँ रिलेशन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 पार्ट में बांटा गया है, अर्ली हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पन पीरियड। अर्ली हड़प्पन पीरियड का टाइम पीरियड 3300 BC से 2600 BC है, मैच्योर हड़प्पन पीरियड का 2600 BC से 1900 BC, और इसको लेट हड़प्पन 1920 टाइम। ये टाइम इसके बताए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लास्ट टाइम में। कौन कौन था क्लास में, देखिए जरा हाथ उठाना, कौन कौन था? 1 2 3 4 5। बाकी टाइम फ्रेम समझ में आता है आप लोगों को? एडी क्या है, बीसी क्या है, फिर बीसीई हो गया है, वो क्या है, हाँ सीई बीपी होता है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। वहाँ से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से उधर का बात करोगे, एक बनाए थे फ्रेम, मान लो ये 0 है, ये p इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना जाता है, ठीक है। मानने के बाद अगर इधर 100 है, 200 है, 300 है, ये सब एडी लिया, ठीक है। यहाँ ये उल्टा गिनती चलेगा, 100 200 300, ये बीसी हो गया, क्या होगा? बीसी हो गया, उल्टा गिनती चल रहा। एडी में क्या होगा? उधर गिनती चल रहा। 100 साल बाद, 200 साल बाद एडी मतलब 300 साल बाद आर। और लेकिन बीसी का मतलब अगर अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसका अगर देखोगे टाइम रेंज, इसी मैच्योर फेज को हम लोग स्टडी करते हैं असल में। और इसका मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है, हमेशा चेंज होता है, मतलब अलग अलग राइटर का अलग अलग है। 2500 से बीसी से 1750 BC, मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है इसका, अर्ली का। अब हम लोग मैच्योर हड़प्पन ही पढ़ते हैं असल में, ठीक है। पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है? पहले के टाइम में अगर कैलेंडर नहीं था, अभी हम लोगों का क्या कैलेंडर चलता है? जूलियन ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले एक चाचा ग्रिगोरी थे, उन्होंने ही बनाया हम लोग कैलेंडर, ठीक है। जूलियन कैलेंडर था इससे पहले। इन दोनों कैलेंडर में 10 दिन का इधर उधर है,
तो इसीलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोगों का चलता है। क्या बांग्ला कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है? बांग्ला कैलेंडर क्या है? हाँ? पहला वैशाख अप्रैल में मनाते हो तो क्या है? कैलेंडर का शुरुआत है 14 अप्रैल को ना मनाते हो, यानी ग्रिगोरियन का 14 अप्रैल को बांग्ला कैलेंडर का न्यू ईयर है। समझ रहे हो? उस दिन से फर्स्ट देखो ल्यूनर कैलेंडर रहता है, तो फर्स्ट ल्यूनर कैलेंडर है, बांग्ला कैलेंडर है, सरकार का अपना कैलेंडर है, हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शाखा कैलेंडर अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, वो किसी और का था। तो ये चीज़ है जिसमें मास पॉस ये क्या होता है ना, तो ये सब मंथ होता है। तो लेकिन उस वक्त का जो एक कैलेंडर है, कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ, कैलेंडर नहीं था तो क्या था, कैसे आदमी बोलते थे, हजारों हजार दादी नानी कैसे बोलती थी, हाँ ये चीज़, हाँ हमारी शादी के ऐसे बोलते थे, मतलब कोई रिफरेंस देते थे, जैसे हमारी शादी के 2 ठंड बाद ये चीज हुआ था। इसके पहले बोलते थे हाँ 40 चांद के बाद, ऐसे बात, ये रिफरेंस है, ये भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस था जब कैलेंडर नहीं बनाता था। विंटर इज कमिंग, ये सब भाषा डायलॉग बहुत मशहूर, ठीक है, फेमस, तो उसी को टाइम फ्रेम कहते हैं। यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, बीटी का मतलब बहुत सा, एनो डोमिनी का मतलब, एडी का माने क्या होगा, एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी का मतलब इन द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट, एनो डोमिनी का मतलब इन द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर इसको बदला क्यों दिया, जब बीसी था एडी था तो उसको बदला क्यों दिया, तुम बताओ, इसको बदला क्यों दिया, बीसी को सी कर दिया गया कॉमन एरा, और एडी को बीसी कर दिया गया, एडी को सी कर दिया गया कॉमन एरा, और बीसी को बिफोर कॉमन एरा कर दिया गया, बीसी क्यों किया गया ऐसा, बताया था मैं, इसको रिकैप करो बातों को, तुम बताओ मैं बताया था। हिस्ट्री इज ए सेक्युलर सब्जेक्ट, ये सेंटेंस लिखवाया था, याद है, हिस्ट्री इज ए सेक्युलर सब्जेक्ट, लेकिन इन द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट, इससे मुझे एक हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक रिलीजियस कलर आ रहा, क्या आ रहा, रिलीजियस कलर आ रहा। हिस्ट्री इज ए सेक्युलर सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आप लोग लिख लो जिसका नहीं लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज ए रिलीजियस सब्जेक्ट, सेक्युलर सब्जेक्ट, बस सेंटेंस कर लिख लो। कीवर्ड रखना पड़ता है तभी पूरा स्टोरी बैकग्राउंड याद रहता है। तो ये हुआ, लोकेशन समझ में आया। अब इसको समझाते हैं पहले टाइम पीरियड को। प्री हड़प्पन क्या है? प्री हड़प्पन मतलब सल्फोलिथिक पीरियड पहले था, वो भी प्री हड़प्पन का बोल सकते हो। प्री हड़प्पन मेसोलिथिक को भी बोल सकते हैं, प्री हड़प्पन नियोलिथिक को भी बोल सकते हो, प्री हड़प्पन तुम पैलियोलिथिक को भी बोल सकते हो, हड़प्पन से पहले। लेकिन ये कैटेगराइजेशन का हिस्सा नहीं, कैटेगराइजेशन का हिस्सा ये अर्ली हड़प्पन। हड़प्पन जब ये हुआ है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। हड़प्पन जब हुआ है तो ये क्या मतलब, इसका ओरिजिन इवॉल्व कैसे हुआ है, उसी इलाके में क्यों हुआ है। इतना हेवी सभ्यता आज नहीं है, जिस टाइम में उस टाइम में ऐसा था। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सेटलमेंट्स जो अपने ये लोग बनाते थे, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। टाउन प्लानिंग इसका एक हेवी फीचर है। टाउन प्लानिंग क्या है कि जैसे इन लोगों का जो शहर होता था, शहर का 2 हिस्सा होता था। मैं लिख दूंगा पहले आप सुन लो। शहर का जो है 2 हिस्सा होता था, एक होता था सिटाडेल, एक होता था लोअर टाउन। अब सिटाडेल किसको कहते हैं? प्रियंका चोपड़ा जो आया हॉलीवुड सिनेमा, सिटाडेल, ठीक है। तो सिटाडेल का मतलब होता है 45 सीढ़ी पे बना ऊपर ना, सीढ़ी पे
सीढ़ी पे, हाँ प्लेटफॉर्म पे बना रहता है। कुछ हर टीम गली 45 लाइन ग्वालियर फोर्ट गए हो कोई? ग्वालियर फोर्ट नहीं गए। तो वो जो है ना सिटाडेल जो है, सिटाडेल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसको सिटाडेल कहता है। सिटाडेल फोर्टिफाइड होता है। सिटाडेल क्या होता है, समझ जाओ तुमको पार्लियामेंट एरिया है, संसद का एरिया है, चारों तरफ फौज पुलिस आर्मी रहेगा। सिटाडेल का दीवार पूरा ऊंचा ऊंचा बनाया रहेगा कि कोई आक्रमण नहीं कर सके। सिटाडेल के अंदर रहने वाले लोग जो है वो बड़े बड़े समझ जाओ ये एजम्पशंस किए जाते हैं, या तो बड़े एलिट क्लास के लोग होंगे, राजा होंगे या प्रीस्ट रहते होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी रहती होगी, ब्यूरोक्रेट्स रहते होंगे, ऑफिसर्स रहते होंगे, ये लोग। और नॉर्मल जो पीपल है वो लोअर टाउन में रहता था, ठीक है। लोअर टाउन का मतलब ये मत समझो पूरा लोअर ही है, मतलब गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है। लोअर टाउन में ही कारीगरी की जाता है उसकी पूरा वह जो उसमें तो क्या है, सिटाडेल में, सिटाडेल के टाउन प्लानिंग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन लोअर टाउन जो है वह भी फोर्टिफाइड रहती थी। किसी किसी सेटलमेंट में लोअर टाउन फोर्टिफाइड नहीं भी है। एक चांद बोल के एक सेटलमेंट है जहाँ सिटाडेल ही फोर्टिफाइड नहीं है, खुला हुआ है, उसका कोई दीवार नहीं, कोई भी आके मार के चला जाएगा, मार बम मार गोली खत्म। लेकिन वो था चांद ये जगह है। तो इनका एक टाउन प्लानिंग था। टाउन प्लानिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम था। कोई बोलेगा ऐसे कैसे कर सकता है, आज के डेट में ये टाउन हैपाजेड प्लानिंग होता है। टाउन प्लानिंग हम लोगों का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये ग्रिड पैटर्न पे था। ये टाउन प्लानिंग मतलब क्या समझते हो, समझो आप लोग? किसी अर्बनाइजेशन करना है या कुछ शहरीकरण करना है या किसी से सेटलमेंट को बसाना है, प्रॉपर रोड प्रॉपर ड्रेनेज, हाँ प्रॉपर रोड प्रॉपर ड्रेनेज। आज जो हम लोग ये बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्री प्लान्ड सेटलमेंट। उस वक्त कैसे किए, इससे समझ में आता है या तो ये ओरिजिन है या इवॉल्व हो गया। इवॉल्व वर्ड समझ में आता है? इवॉल्व वर्ड मतलब एक बच्चा जन्म लिया माँ के पेट से, बूढ़ा हो गया, एक एक इवोल्यूशन फेज है उसका, बड़ा होता जा रहा है। मतलब इवोल्यूशन का मतलब चेंज है, लेकिन उस इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज विथ ग्रोथ, समझो। वरना चेंज वर्ड यूज नहीं कर देता सब, एक तो वर्ड है ये चेंज, लेकिन इवोल्यूशन वर्ड का मतलब यही हुआ कि चेंज विथ ग्रोथ टू ए अपर डिग्री, ठीक है। तो इन लोगों का इवोल्यूशन जो है, ओरिजिन जो है, ये कैसे है ये समझ में आता है। ये देखिएगा टाउन प्लानिंग जो है आज का हम लोगों का, ये ऐसा नहीं है, ये आसपास में है। क्या कर दिया मैं? ये जो है मान लो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ ये मोहनजोदड़ो, मान लो ये मोहनजोदड़ो है, तो इसका मतलब क्या, दो एजम्पशन काम करते हैं। ये लोग जब रूरल कम्युनिटी होंगे तो ये जगह कहीं ना कहीं ये लोग रहते होंगे। आज हम लोग यहाँ हैं, एक बहुत अच्छी जगह घर खरीद लिए साइड में, जो खाली जगह पड़ा हुआ था जमीन खरीद लिया, वहाँ जमीन करके अपने हिसाब से बहुत खूबसूरती के साथ एक घर बना। ये एक एजम्पशन है, और यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है। एजम्पशन समझ रहे हो, अंदाजा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का तो कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जो है आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। आर्कियोलॉजी भी बताए थे क्या होता है, क्या होता है जी बताइए। मतलब वो एक ग्रुप होता है जो पुराने जो सभ्यता या जो भी जगह पे जब ये करते हैं, मतलब सर्वे करते हैं, तो बताते हैं कि क्या था, वही है आर्कियोलॉजी। पुरानी चीज़ों के ऊपर स्टडी करना, पुरानी चीज़ों को खोज करना, नहीं उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर स्टडी हो कितना पुरानी पुराना चीज़ें है, मिलती कहाँ से, कैसे आती है? जहाँ भी पुरानी सभ्यता रह चुकी है उस जगह का खोज करो। उसका सबसे बड़ा एक बड़ा फैक्टर है कि एक्सकेवेशन करते हैं। पहले तो एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सप्लोर करना मतलब क्या है? टू रीच द अनसीन वर्ल्ड फॉर यू। ऐसा नहीं है वो अनसीन किसी के लिए सीन वर्ल्ड भी हो सकता है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ हिमालय पर, माउंट एवरेस्ट पर, वो मैं जर्नी करने, ट्रैवल करने, घूमने नहीं जा रहा, एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ।
एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो एक्सप्लोर एक एडवेंचर, तो एक्सप्लोरेशन के बाद ही एक्सकवेशन करते हैं, और एक्सकवेशन का मतलब होता है जमीन की खुदाई करना। और खुदाई जब करेंगे, कहीं कभी दुनिया में कोई भी जमीन है, अगर उसकी खुदाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ निकलता है। और खुदाई करने का आर्कियोलॉजी में एक साइंटिफिक पैटर्न है। देखोगे कि हॉरिजेंटल एक्सकवेशन होता है, मिट्टी को ऐसे 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 काट के उठाते हैं। एक होता है वर्टिकल, मान लो इतना बड़ा ज़मीन है, हमको इतना ज़मीन पे काम करना है, इतना ज़मीन लंबा खोद के निकालना है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कल्चर का, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, अलग अलग कल्चर का तुमको सामान मिलेगा। लेकिन तुम वर्टिकल करोगे तो एक ही कल्चर का बहुत सारा चीज़ मिलेगा। समझ रहे हो बात? मिट्टी का खुदाई, एक ही कल्चर का बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और क्यों कि हमें क्या मान लो, मैं तो जब से पैदा हुआ तभी से दुनिया को देख रहा हूँ, ये हजारों हजार 10,000 साल का बात कर रहा हूँ। वो सर समझना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग लिखे हैं, मानना होगा, और साइंटिफिक पैटर्न पे ही लिखे हैं। तो वह सब खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये आर्कियोलॉजी का यही काम है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बताया था, इंडियन आर्कियोलॉजी। मैं क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड, वो नहीं सुना, बोलो तो। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, गुड। तो ये आप लोग लिख लो, रॉबर्ट ब्रूस का। ये फिर बाद में मैं खुद भूल जाऊंगा लिखा था, अचानक से ब्रेन में आ गया। रॉबर्ट ब्रूस। हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट ना, अभी बोरिंग लग रहा? कब तो तुमसे क्या होता है? तो रॉबर्ट ब्रूस जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है, क्योंकि वो तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ से उनको एक स्कल मिला था उनको। क्या वल्लाराम जगह का नाम था? पल्लीवरम, तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ से इनको वो चीज़ मिला था रॉबर्ट ब्रूस को। ये भी ब्रिटिश इंडिया का अधिकारी थे, ठीक है। तो हम थे टाउन प्लानिंग का। तो लोअर टाउन जो था ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न से तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे याद रहेगा। चेस देखो, चेस, शतरंज बोर्ड, चेस बोर्ड वैसे ही था। हर एक घर था, हर एक घर रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। अब इसको दिखाना ही पड़ेगा, बिठा दूँ? फ्लो नहीं रुकना था, इसको तो बिठा दिया। फ्लो नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो मान लो एक ये एजम्पशन पे बोल रहे, अंदाजा मानो ये एक जगह है, ठीक है। मान लो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे जाओगे, ये जमीन है, यहाँ पे मान लो ये गोल करके ये सिटाडेल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक ये लोअर टाउन है, ये सिटाडेल वेस्ट साइड में रहता है हमेशा, सिटाडेल लोअर टाउन है, ठीक है। लोअर टाउन ये हुआ। लोअर टाउन में ये सब वॉलिंग किया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं स्टोन का, कहीं कहीं ब्रिक का, कहीं ईंटों का वॉलिंग किया रहता है। ये लोअर टाउन में हम आते हैं, लोअर टाउन को स्क्वायर बना देते हैं, रेक्टेंगल पहले स्क्वायर बना देते हैं। अब इसमें जाओगे तो देखोगे यहाँ एक रेक्टेंगुलर घर यहाँ है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर घर है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर घर है, फिर यहाँ जाओगे यहाँ एक रेक्टेंगुलर घर है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर। सब ऐसे करते करते देखोगे 90 डिग्री पे रास्ता बन रहा है। क्या बन रहा? 90 डिग्री, इसी को कहते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री में मान लो ये घर है, इसका एक बहुत खूबसूरत फीचर था, अच्छा फीचर कि रोड के साथ इन लोगों को प्राइवेसी का भी एक कंसर्न है। कितना अच्छा टाउन प्लानिंग है इन लोगों का। अक्सर 1 स्टोरीड बिल्डिंग या 2 स्टोरीड बिल्डिंग, 1 मंजिला या 2 मंजिला होती थी, ठीक है। अक्सर तो उसका ना फ्रंट में रास्ते के साइड में कोई खिड़की विंडो नहीं होता था, ठीक है। और मेन एंट्रेंस से इन लोगों ये जो घर है, इस घर का ऐसा बना होता था कि मान लो ये घर है,
ये दरवाजा है, ये घर है, ये एंट्री कर रहे हो, एंट्रेंस है। यहाँ पर एक कोर्टयार्ड है, आंगन, इसके चारों तरफ रूम है, यहाँ बाथरूम वगैरह भी रहता था, यहाँ बाथरूम है। और यहाँ पे एक सिंक होता है, तो सिंक पोर्ट, सिंक पिट रहता था। क्यों रहता था? ये बाथरूम का यहाँ से निकलता था और ये रास्ते में जाके, ये घर से निकल रहा और रास्ते में एक ड्रेन होता था, ठीक है? एक इस साइड में ड्रेन होता था, एक इस साइड में ड्रेन होता था। समझ में आ रही है बात? रास्ते के दोनों साइड में, और ये घर के पॉइंट से निकल के यहाँ कनेक्ट हो जाता था। डोमेस्टिक ड्रेन स्ट्रीट ड्रेन पे कनेक्ट हो जाता था, ये सिस्टम था। तो ये जो चीज़ है, देखो यहाँ कोर्टयार्ड कहाँ है? कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है? आंगन जो है, इसमें लेडीज रहती होंगी ज़्यादातर, खाने पकाने का गर्मियों में ज़्यादातर काम लोग किचन में नहीं, आंगन में ही करते हैं। तो देखो, अगर कोई भी मेहमान आएगा, गेस्ट आएगा, तो उसको डायरेक्ट फेस नहीं करेगा। देखो प्राइवेसी कंसर्न देखो, उस टाइम में, आज ऐसा नहीं है हम लोगों का, आज ऐसा नहीं, उस टाइम में प्राइवेसी कंसर्न देखो। तो यहाँ कोर्टयार्ड में ऐसा है, यहाँ सिंक पिट है। सिंक पिट का मतलब, आज हम लोगों को कॉर्पोरेशन 2 साल 4 साल पहले जो बाल्टी दिया था, याद है? हाँ, बाल्टी हाँ। बकेट, ऑरेंज और ग्रीन और लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट के लिए, ठीक है? तो इन लोगों का तो बाथरूम से जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट तो जाके ड्रेन में चला जाता था, सॉलिड वेस्ट यहाँ पे सिंक पिट पे जमा होता था, ठीक है? फिर कभी इन लोगों का कोई रेगुलर इंटरवल होगा, हफ्ता में या महीना में या 4 दिन पर, कुछ इन लोगों का सिस्टम होगा, व्यवस्था होगा, आके वो सिंक पिट गाड़ी से लेकर या कोई किसी भी चीज़ से लेकर जाते थे। यहाँ तक बात समझ में आई? टाउन प्लानिंग की है, ग्रिड पैटर्न समझ में आया? नाला कैसे बना रहता था, राइट एंगल पे एक दूसरे को काटता था, कोई हैपाजेट नहीं था। मेसोपोटामिया में जाओगे तो हैपाजेट था वहाँ पर। हैपाजेट होता कैसे? जब कोई चीज़, कोई जमीन पर जरूरत के हिसाब, जरूरत है, इमरजेंसी है, उनको घर बनाना, तो इंसान जैसे तैसे घर बना लेता है। ये सब एरिया का जो इनहेबिटेशन हुआ, इस एरिया का, हावड़ा मैदान एरिया का, कोलकाता एरिया का, हैपाजेट है, प्लांट नहीं है। चंडीगढ़, दिल्ली का कुछ हुआ सब एरिया प्लांट है, प्री प्लांट। ये ऐसा कैसे है? ऐसे कैसे बन जाएगा? इतना एकदम इक्वल हर चीज़ प्री प्लांट में, ग्रिड पैटर्न है, बाथरूम है, 2 मंजिला है, सामने विंडो नहीं है। एक होता है प्लांट, एक होता है वर्ड प्री प्लांट। प्लांट मतलब प्लान करके आया, दोनों का लैंग्वेज मीनिंग समझो। प्लांट मतलब कोई चीज़ को प्लान करके, प्लांट सिटी वो अलग चीज़ है, ठीक है? और एक प्री प्लांट, ये लोग से पहले ये लोग कभी जानता ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। किसी ने ऐसा सोचा, अप्लाई कर दिया होगा कि मुझे ऐसा बनाना है एक सेटलमेंट, समझ गए? लेकिन हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है, डियर, रिवरडेल, बहुत सी चीज़ है, बनता है कॉम्प्लेक्स, तो प्लांट है। क्या है? प्लांट है। ये प्री प्लांट था, एक स्टेप और आगे था। ये समझ में आई बात? सिटाडेल क्या है? मड ब्रिक के ऊपर बना रहता था, मड प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, स्टेशन का। क्यों उसको प्लेटफॉर्म क्यों नाम है उसका? वो ऊंचा है पटरी से, पटरी से ऊंचा है। हर वो चीज़ जो ऊंचा करके बनाओगे, बहुत सा चीज़ देखोगे ऊंचा पर बनाते हैं। भगवान की मूर्ति एक ऊंचा करके ईंट से अलग से बना के उसके ऊपर बैठाते हैं। स्टेज में भी परफॉर्मेंस करने जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो उसको ही प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म बनाता था पहले ये लोग, पहले ज़मीन को लोअर टाउन से ऊंचा करता था। ऊंचा करने के बाद प्री प्लांट उसमें, यहाँ ये बिल्डिंग होगा, यहाँ मल्टी पिलर असेंबली हॉल होगा, तो यहाँ पे ग्रेट बात होगा, बहुत सा चीज़ है यहाँ पे। यहाँ तक मैटर समझ में आया? कि इसको कहते थे अर्ली हड़प्पन जो है, ये सब नेचुरल हड़प्पन की बात है, 2600 से 1900। अर्ली हड़प्पन में क्या है? यही सब कुछ जगह ना रूरल से टाउन पे जा रहे थे। 3 वर्ड होता है, रूरल इवोल्यूशन का, टाउन
सिटी। समझ में आ रही है बात? रूरल टाउन। मैं जो जो बोला हूँ आप खुद से भी नोट भी कर सकते हो ये सब चीजें। ये सब हम लोगों को इसका सबसे पहले एरा पीरियड जो है 2-3 नाम से इसको जानते हैं, ठीक है? प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरी, ठीक है? ब्रॉन्ज एज, सब एज का नाम है। ये दो नाम से प्रोटो हिस्ट्री की कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैं बताया था ना, हिस्ट्री का क्लास मिला। रिटन एविडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। रिटन एविडेंस है, समझ में नहीं अनडिसाइफर्ड है, अनडिसाइफर्ड है, ठीक है? इसमें रिटन हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड तो ये में नहीं है, आपको प्री हिस्ट्री में नहीं है। जिस दिन इसका डिसाइफरमेंट हो जाएगा स्क्रिप्ट का, उस दिन ये प्रोटो हिस्ट्री से निकल के इसका क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल फेज में चला जाएगा, एंशिएंट हिस्टोरिकल फेज। समझ आई बात? ये चीज। अब ब्रॉन्ज एज की बोल रहा है, कांसे का कांसा बोलते हैं उसको, ये ठीक है? और इसका लिख लो तुम, ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी निकाल दिया है। 1921 और 1922 दो डेट याद रखो। एक तो 1853 बताया था, एक तो 1921 है, एक 1922। सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुआ है। दयाराम साहनी जो दिए, दयाराम साहनी देखो, उन्होंने डिस्कवर किया था 1921 में हड़प्पा को। सर 1853 में दयाराम साहनी मार्शल वैली और मतलब बताया था कि यहाँ पर सिविलाइजेशन का कुछ अंश मिला था, ठीक है? और जो 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किए थे राखाल दास बैनर्जी। सर 1921 का बोलिए। हाँ? 1921 हड़प्पा है, हड़प्पा को डिस्कवर किए थे दयाराम साहनी, DR साहनी। मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किए थे राखाल दास बैनर्जी, RD बैनर्जी। उधर DR बैनर्जी, इधर RD बैनर्जी। 1922 राखाल 22 में। राखाल दास बैनर्जी। एक तो चीज देखो कि इस पे क्वेश्चन ओरिएंटेड अभी जा रहे कुछ पे कि लार्जेस्ट इंडस साइट कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। एक क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट कौन है? लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट, लार्जेस्ट ये हड़प्पा हो जाएगा। इंडियन इंडस साइट, इंडस साइट। पेन दो किसे मांग रही हो? समझ में आ रही है तुमको? लार्जेस्ट इंडियन हिंदू साइट क्या बोला? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी हरियाणा में। तो इससे पहले क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट, एक तो है लार्जेस्ट Largest- इंडियन साइट जो अभी लार्जेस्ट इंडस साइट साइट का हम लोग मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस। पाकिस्तान में पाकिस्तान में है। वो मैं अभी उसका अलग से फ्रेम करवा दूंगा तुम लोगों को। जितना लिखने का बोल रहा हूँ
लिखवा दूंगा पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जो बोलूंगा लिखने का 1-2 पॉइंट वो लिख देना। हाँ, लार्जेस्ट इंडिया तो ये टर्म्स एक हिंदुस्तान ग्रीक और एक इंडियन कंट्री। ग्रीक जो वर्ड है ये वाला राखी गढ़ी होगा इंडिया का है, जो वो राखी गढ़ी मोहनजोदारो नहीं है। 1853 में वो अलेक्जेंडर कनिंघम वो पंजाब वाला एरिया में रेल लाइन बिछाना दूसरा वाला मोहनजोदारो। बनाना चाहते थे उसमें। लार्जेस्ट इंडिया कैसे हम समझें कि एक कॉलम है इस वाला लगा लीजिए। वही लगाइए मेरे को बहुत उसमें लिखा है आसपास उससे तो शुद्ध उससे में उसमें भी स्कैम होता है। स्टैम्प पता है आप हमारे लिए ऊपर लिखा देगा सर फ्रॉम को ब्रिक एक वर्ड है ब्रिक इंग्लिश में ठीक है ईंट वर्ड यूज करता है स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक इसका भी एक अलग ही कमाल है। বুঝতে পারছো বুঝতে পারবে না বলবে আমি বাংলা বলার চেষ্টা করব। तो ये ब्रिक जो है 1:2:4 हाँ 1:2:4 1:2:4 हाँ बोल सकते हो ये एक रेशियो था हाइट वेट ऑफ हाइट वेट हाइट लेंथ एंड वाइट का ब्रेथ का ये एक रेशियो था 1:2:4। इसका ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ था लेंथ जो है 4 टाइम्स हाइट होगा ठीक है और वाइट जो है चौड़ाई जो है 2 टाइम्स हाइट होगा। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ वही 1:2:4 का ही फॉर्मूला काम कर रहा लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था बहुत घुमाया था हेवी। लेंथ क्या होगा इट का लेंथ क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ हाइट और वाइट क्या होगा चौड़ाई होगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट। समझ आ रही है বুঝতে পারছো এটা বুঝতে পারলে লেন্থ যাচ্ছে লেন্থ এটা যাচ্ছে লেন্থ ठीक बना है हाँ? सब गड़बड़ है ऐसे नहीं बना सही बना ड्राइंग तो ये जो लेंथ जो होगा मान लो इसको 4 ये जो हाइट जो है 1 ये जो है 2 ऐसी बोल रहा बोलने का मतलब है हाइट कितना हो गया ठीक है ये स्टैंडर्डाइज्ड था। अगर किसी जगह से खुदाई होगा तो वैसे ही एक ही साइज एक ही रेशियो का ऐसी मार्क्स का ईट मिलेगा लेकिन दूसरी सभ्यता में इजिप्शियन सभ्यता में मेसोपोटामियन सभ्यता में ये सब नहीं मिलता। एक और इसका पॉइंट है फीचर है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अर्बन सिविलाइजेशन था छोटी मोटी अर्बन अल्ट्रा अर्बन था। अभी वैसा अर्बनाइजेशन नहीं अल्ट्रा अर्बन था। कैसे कर लिया ये लोग राइटिंग का मशीन का घोड़ा गाड़ी पे कर लिया ये लोग बैलगाड़ी पर हाँ? तो ये चीज़ है अल्ट्रा अर्बनाइजेशन है। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडस वैली सर हाँ? इंडस वैली से इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
कैसे पता चलती है जब रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं तो कैसे पता चलती एग्जीबिशन करते हैं। एक्सकवेशन किए आर्कियोलॉजी से कुछ सामान मिला है Subcontinent. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं कौन आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में दो टाइप होते हैं आर्कियो बोटेनिस्ट होते हैं आर्कियो जियोलॉजिस्ट होते हैं इसे बहुत कैटेगराइजेशन है तो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके पता चलता है सील है सील मिला है सील क्या होता है सील मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से सील्स ये सील्स क्या होते हैं ये सील्स जो है आज जो हम लोग स्टैम्प रखते हैं स्टैम्प इसको ऐसा ही माना जाता है आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सील यही है कि आज कुछ भी काम करने के लिए किसी को ऑथोराइजेशन लेने के लिए उसका स्टैम्प लेके जाते हैं है ना सालार में गाड़ी में स्टैम्प रहता है देखे हो उस वक्त सील का काम करता है वही सील ये सील क्या करता था सील जब देखोगे तो सील में वो हम लोग पहले मिक्सर से पहले मसाला हमारे घर में ये करते थे सिलबट्टा। मसाला करते थे सिलबट्टी। वो भी वही सील है वैसे ही क्योंकि वही स्क्वायर में रहता था ठीक है वैसे ही पत्थर करता है वह जिस पत्थर से बनता था स्टीएटाइट एक पत्थर है एक पत्थर का नाम है स्टीएटाइट पत्थर वो पत्थर ना तो बहुत हार्ड है और ना ही बहुत कमजोर है बहुत सॉफ्ट है उसको जैसे मोड़ोगे वैसे हो जाएगा और उसी से ये बनाया जाता है ठीक है तो सील का बहुत बड़ा फंक्शन है बहुत आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा कोई सील से बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन करते हैं सील्स में देखोगे ऐसे मान लो एक सील है यहाँ कुछ आलतू फालतू चीज़ लिखा होता होगा यहाँ एक जानवर का फोटो भी रहता है ठीक है एक जानवर का रहता है यूजुअली एक जानवर रहता है सबसे ज़्यादा जानवर जो था यूनिकॉर्न था यूनिकॉर्न क्या बोलते हैं एक सींग वाला देखोगे मोहनजोदाड़ो में दिखाया है ठीक है तो ये सील जो है सील की पूरी बताया बहुत हार्ड नहीं होता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है इसीलिए इसको स्टेरॉइड को यूज़ करते थे सील बनाने में और सील क्या काम आता था उसका आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि मान लो उस वक्त मर्चेंट्स हो गए बिजनेसमैन हो गए बहुत ट्रेड था सिंधु घाटी सभ्यता व्यवसाय जो था वहाँ पे बहुत अच्छा चलता था कैसे चलता था व्यवसाय मेसोपोटामिया से बहुत से जगह था मेसोपोटामिया था यूसियन था ये दोनों मेसोपोटामिया से मेनली ट्रेड रिलेशंस थे उस वक्त का इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड रिलेशन किसके साथ था इराक के साथ ये बात का कैसे पता चला इस बात का हाँ मतलब ये इंडस सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस का ट्रेड रिलेशंस था ये इस बात का पता कैसे चला इन्हीं सील की वजह से इस सील के कुछ अवशेष वहाँ मिले हैं मेसोपोटामियन सील्स के कुछ अवशेष यहाँ मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं ये सील ट्रेडमार्क है सील जो है ट्रेडमार्क के इंटरप्रिटेशन ये स्टैम्प का काम करता है जैसे सालार में किसकी गाड़ी है सब वो स्टैम्प देख के छोड़ देता है ठीक है ना तो उसी तरह ये स्टैम्प था इसको कैसे करते थे मान लो कुछ सामान सबसे पहले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इनके टाइम में मेसोपोटामिया से हमारे यहाँ उस वक्त आज वो इलाका देखो गुजरात राजस्थान इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब फिर थोड़ा अफगानिस्तान का एरिया थार डिजर्ट आज वहाँ पानी नहीं है वहाँ पे बहुत फ्लरिश किया था एक टाइम यही सिंधु घाटी सभ्यता वहीं पे आज जो पाकिस्तानी डिजर्ट है डिजर्ट समझ रहे हो ना रेगिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो रेगिस्तान है उसको पहले उसका थार ही नाम था बिफोर इंडिपेंडेंस लेकिन जब अलग हुआ तो पाकिस्तानियों ने थार का नाम बदल के चोलिस्तान कर दिया क्या कर दिया चोलिस्तान कर दिया चोला बदल दिया चोलिस्तान कर दिया इसको तो चोलिस्तान है इसको सेमी एरिड एरिया था वो एरिड मतलब समझ रहे हो सेमी एरिड एरिया था एरिया था ठीक है स्पेलिंग मत देखो यार ठीक है सेमी एरिड एरिया था सेमी एरिड का मतलब क्या होगा
बहुत ज़्यादा अफ्रीका का जैसा गर्म जगह नहीं था, ऐसा नहीं था। वह मतलब गर्मी पड़ती थी वहाँ पे, इसीलिए उसको सेमी एरिया कहते। तो ये देखोगे इंपोर्ट आइटम्स में इन लोगों का आगे समझ में आ रही है बातें? हाँ? या एक कान से सुनने का, एक कान से उड़ाने का, ऐसा है? कसम खाए हो? कसम तोड़ दो। तो इंपोर्ट्स का आइटम में बहुत सी चीज़ देखोगे, ये लोग पत्थर जैसे कार्नेलियन है, ठीक है, गोल्ड है, ये तो धातु है, सिल्वर है, कॉपर है, टीन था, पत्थर में और बहुत सारा कुछ है, चैल्सीडोनी है, चैल्सीडोनी, ठीक है, एगेट बोल के एक पत्थर है, एस्टियाटाइट आता था, ठीक है, ये भी एक पत्थर है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इंडस में आ रहा है, क्या है? इम्पोर्ट सेक्टर। तुमको क्या लग रहा है इससे देख के कि हम जरूरत की चीजें मंगा रही हो? ऐसे क्या लग रहा है? जरूरत की चीजें हैं ये। एक होता है, दो टर्म होता है, एक यूटिलिटी गुड्स, एक होता है तुमको लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स। ये क्या है ये सर? नहीं मंगाएगा तो चलेगा नहीं, मर जाएगा ये लोग, चलेगा। तो इससे हम लोग कहते थे, इससे एक इंटरप्रिटेशन बना कि सेल्फ सफिशिएंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंट। समझ आई बात? इसी से समझ में आता है, इस इंपोर्ट से, कि कितने सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, समझ में आ रही है बात? ये इससे समझ में आता है, सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सब चीज समझ में आ रही है। तो ये सब चीज सब बाहर से आती थी, ठीक है। यहाँ से क्या जाता था हम लोगों का? एग्रीकल्चरल सरप्लस, सरप्लस समझ में आता है बात? ये वर्ड सबको, एक सरप्लस होता है, एक डेफिसिट होता है। आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे, सरप्लस यानी ज़्यादा डेफिसिट, मतलब लॉस। एक स्टैंडर्ड जरूरत होता है, जरूरत, ठीक है। जरूरत के नीचे गए डेफिसिट, जरूरत के ऊपर गए, देखो जरूरत कितना अच्छा लिखे हैं, देखो जरूरत, ठीक है। जरूरत के ऊपर गए सरप्लस हुआ, जरूरत के नीचे हुआ डेफिसिट। तो हम एक्सपोर्ट किसका करोगे? जरूरत से बचेगा तब ना, जब बचेगा नहीं तभी तो हम सब खा पी के बराबर, तब दूध छुट्टी खा जाएगा, ऐसे ही कुछ है ना ग्लोबल। तो ऐसा चीज है। तो सरप्लस होता था क्या? एग्रीकल्चरल सरप्लस था। कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि जो सेमी एरिड एरिया है वहाँ का कैसे एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाएगा? और हेवी पॉपुलेटेड सभ्यता भी है ये, कैसे? कुछ तो इनकी टेक्नोलॉजी होती है उस टाइम, यही इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये एक टेक्निक है। हर एग्रीकल्चर में जाओ, क्राफ्टमैनशिप में जाओ, किसी भी चीज़ में, ये कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना। समझ आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है?
हाँ? तुम बोलो, नहीं आया समझ। तो बोल लो मुझे, ए लड़की तुमको समझ आ गया? तो कोई चीज पैदा करने के लिए, बनाने के लिए कुछ दुकान चलाओगे तो उस दुकान का बिजनेस करने में, तो बिजनेस करने के लिए तो तुमको 10 लाख रुपया लगाना होगा। ये क्या हुआ? तुम्हारा रिसोर्स हुआ, कैपिटल। आप इसका ही भाषा में रिसोर्स एक जनरल वर्ड है। ये पूंजी हुआ, लगा, पूंजी लगा के उसे कुछ फायदा करोगे। पूंजी लगाए हो 10,000, ठीक है, 10 लाख। तुम्हारा डेली का इनकम मान लो 10,000 हो रहा, ठीक है। तुम्हारा नीड है 8,000 रुपया का, डेली का खर्चा है, 2,000 रुपया का सेविंग हो रहा ना? तो 10 लाख रुपया लगाए, 10,000 रुपया डेली इनकम कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें 8,000 रुपया तुम्हारा बेसिक नीड जरूरत पूरा हो जा रहा, 2,000 रुपया क्या है? सरप्लस है। लेकिन तुम्हारा 8,000 का नीड है, यहाँ 6,000 आता रोज, तो ये क्या है? डेफिसिट, क्योंकि तुम्हारी जरूरत से कम आ रहा। 8,000 से कम। 8,000 हमको मेरा जरूरत है हर मंथ का, लेकिन अभी मेरे पास आ रहा 6,000, ये डेफिसिट हो गया 2,000 का। लेकिन सरप्लस हुआ जब 10,000 आया। वो सरप्लस मनी क्या करोगे? सेविंग करोगे या कोई और बिजनेस बढ़ाओगे, कुछ बिजनेस ही करोगे। तो उसी तरह एग्रीकल्चरल सरप्लस होने की वजह से वहाँ सेमी एरियड है, मतलब रेनफॉल, अभी रेनफॉल नहीं है वहाँ पे, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वहाँ का जंगल, जमीन, सब कैसा कैसा। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन अगर होगा तो बारिश होगी। जितना ज़्यादा जंगल, जितना ज़्यादा घास होगा उतना बारिश होगा। उस वक्त में वहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत दिखता था, लेकिन आज जो है पानी का वांदा है। वहाँ पर राजस्थान में जाओगे, इधर चोलिस्तान में जाओगे, पानी का वांदा है। तो उतनी अच्छी जगह का एग्रीकल्चर कैसे होगा? और एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। और ये जब जाओगे इसका टाउन प्लानिंग में, तो इसका एग्रीकल्चरल में देखोगे एक कैनल इरिगेशन होता है, कैनल इरिगेशन होता है। इरिगेशन समझते हो ज्योग्राफी का टर्म? हाँ? हाँ? ना? बता रहा हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा देता हूँ। इरिगेशन होता है खेत तक पानी को पहुँचाना। कैसे पहुँचाना? उसका 2 तरीका होता है। मान लो यहाँ सिंधु घाटी नदी है, यहाँ हड़प्पा है, यहाँ से एक रास्ता काट के पूरा खेत चकला देंगे, इसको बोलते हैं कैनाल। इरिगेट करना मतलब खेत को पानी देना। ये बात एकदम हिंदी में ही लिख लो। इरिगेट करना मतलब वर्ब, एज ए वर्ब क्रिया, इरिगेट, ये एज ए वर्ब खेत को पानी देना। लिख लो, खेत को देते हैं ना, घास को भी पानी देते हैं। एलोवेरा का घास लगाए हो तुम लोग, पेड़ लगाए हो तो पानी, तो उसी को कहते हैं इरिगेट करना। ठीक है, तो इरिगेशन जरूरी चीज़ है उसके हेल्दी घास का हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत से एजम्पशंस है कि वहाँ सेमी एरियड का सरप्लस एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, पानी के बगैर तो होगा नहीं। लेकिन उस टाइम में इतना तक था पानी कि वो लोग अपने नीड से थोड़ा सा ऊपर कर सकते थे प्रोडक्शन, प्लस उनका ब्रेन बहुत अच्छा था। वो लोग अच्छे अपने क्राफ्ट से, टेक्निक से कुछ ना कुछ उधर पे करके वो लोग सरप्लस बहुत ज़्यादा कर दिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे मेसोपोटामिया अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गेहूँ है, बार्ले है, कॉटन है, राइस है, रंगपुर से राइस मिला है, नौतन से राइस हस्क मिला है, मतलब चावल की खुदी। ठीक है, चावल की खुदी मिला, समझ में आ रही है बातें? तो ये सब चीज़ है जिस जगह की सभ्यता में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं हमारा ये सेल्फ सफिशिएंट था। अब सेल्फ सफिशिएंट को मतलब समझे, यथेष्ट। ठीक है, मतलब हमको किसी का जरूरत नहीं है, अपना है हमारा सेल्फ सफिशिएंट।
सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर, उसी को ये लोग थे। लेकिन ये लग्जरी आइटम मंगा रहे थे यहाँ से। बस गोल्ड जिसे है कोलार से आता था, कोलार गोल्ड। कोलार कहाँ है ये? हाँ? बैंगलोर में सर। गुड, कर्नाटक बैंगलोर में। केजीएफ देखो, केजीएफ फुल फॉर्म क्या है इसमें? हाँ? केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? केजीएफ का कोलार गोल्ड। उसी टाइम से गोल्ड वहाँ से आता है, साउथ इंडिया में लिखते हैं कोलार से। साउथ इंडिया सिल्वर में कभी भी आता है तो लिखना होगा साउथ इंडिया से आता था। फिर इसके बाद ये तो हुआ तीन जो है ये बिहार से, तीन जो है बिहार से आता था। कॉपर राजस्थान का खेतरी जगह है, खेतरी माइन बोल के, खेतरी माइन राजस्थान। हाँ राजस्थान में खेतरी माइन, वहाँ से कॉपर आता था। तीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता था लेकिन आता था। बदरसा बोल के एक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ से कीमती पत्थर आते थे बदरसा। सिल्वर का साउथ इंडिया, अफगानिस्तान, ऐसा 3 टन हमेशा रखना देखना। क्वेश्चन में अगर आएगा नहीं याद रहेगा, भूले रहोगे तो देखना रहेगा सेंट्रल एशिया रहेगा, सेंट्रल एशिया ऑप्शन में रहेगा, अफगानिस्तान और पर्सिया, ये सब चीज़ समझ आई? उसके बच्चों तुम्हें की बुझते हो? कोणता? बदरसा प्रेशियस स्टोन्स असतो अफगानिस्तान से, प्रेशियस स्टोन्स। सर वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ये जो है पर्सिया जो है, अगर मान लो कभी भी भूल गए कि गोल्ड कहाँ कोलार से आया है, गोल्ड का तो छोड़ो, कॉपर की बाकी जितने पत्थर हैं, मेटल को छोड़ के ज़्यादातर पत्थर जो है इन्हीं 3 जगहों से आती थी। पत्थर कीमती पत्थर इन्हीं 3 जगह से आती थी। तो हम लोग सेल्स के पास आते हैं। फिर से सेल्स क्या था समझ में आ गया बात। मान लो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा कोई चीज़, उसकी क्या गारंटी है रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? नहीं। यूटिलिटी गुड्स में क्या क्या आता है? यूटिलिटी प्लेट, ब्रश, साबुन। क्या अंबानी जी ब्रश नहीं करते हैं? करते हैं। या सोना के ब्रश से करते हैं? इसको बोलते हैं यूटिलिटी। कैसे हो सकता है? उसको ब्रश में रहेगा। चलो ठीक है। ये सब चीज टर्म याद करते रहना। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है तो आप आज का मॉडर्न इकोनॉमी पढ़ो, मॉडर्न पॉलिटी पढ़ो, मॉडर्न कल्चर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तुमको वहाँ सपोर्ट करेगा। जैसे ये यूटिलिटी गुड्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, ये इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ये वर्ड बार बार आएगा। तो हिस्ट्री बोल रहे हैं कि पूरा कंपास किया होगा सभी सब्जेक्ट्स को। पुराने टाइम में केमिस्ट्री में क्या होता था वो भी देखना है, बोटनी में क्या होता था वो भी देखना है, एग्रीकल्चर में क्या होता था वो भी देखना है हिस्ट्री में, पुलिस क्या करता था वो भी देखना है हिस्ट्री में, मिलिट्री क्या करता था वो भी देखना है हिस्ट्री में, फिशर तो क्या करता था सब करता। ज्योग्राफी कैसा था पुराने टाइम का ये भी देखना है हिस्ट्री में। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट लेकर चलो,
ठीक है। तो सील्स जो है, सील्स और सीलिंग्स होता है, ठीक है। सील्स है, एक सीलिंग्स है, वर्ड है, 2 वर्ड है, ठीक है। तो ये गारंटी देता था, देखोगे तो इलेक्शन में तो नहीं रहेगा, इलेक्शन पे जो बॉक्स ये होता है ना, उस पे लाल एक पेस्ट से गला के आग से उसको डाल के स्टैंड लास्ट में सील करते हैं। सील करते हैं उसको, तो सील करते हैं। तो ये सील जो है, मान लो कोई बस्ता है, कोई यहाँ से चावल राइस भेज रहा, कहाँ मेसोपोटामिया इराक, तो उसको बांध के अच्छा से उस पर सील करता था। सब अलग अलग मर्चेंट होगा, अलग अलग बिजनेसमैन होगा, उसका अलग अलग अपना स्टैम्प होगा, उसी हिसाब से उसको मारता था। और जब वहाँ जाने के खुलने के बाद डेस्टिनेशन पे देखता था कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये कैसे प्रूव होता था, क्योंकि उसका रस्सी पर उसका स्टैम्प टूटा हुआ नहीं है, यानी सील टूटा हुआ नहीं था। अगर जहाँ छेड़छाड़ होगा सील टूट जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन है। समझ में आई यहाँ तक बात? खत्म कर दूँ या आगे बढ़ूँगा? खत्म कर दें। नेक्स्ट क्लास में भी